गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। अपन ने प्रीवियस क्लास में अपने चर्चा की थी बीए पार्ट प्रथम के गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर के, और गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में अपन ने देखा था उनके जीवन परिचय को लेकर के, उनके राजनीति के आध्यात्मिकरण से संबंधित जो उनके विचार थे उनको जानने का प्रयास किया था। इसके अलावा अपन ने देखा था कि उनका जो राजनीतिक जो वसीयतनामा था उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज की क्लास के अंदर अपन देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों को। लेकिन राजनीतिक विचारों तक पहुंचने से पहले एक बार गोपाल कृष्ण गोखले के जो आध्यात्मिक विचार और उनका जो राजनीतिक वसीयतनामा जो था, जो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था, उसको पुनः मैं एक बार हल्का सा उनका रिवाइज कर रहा हूं यहाँ पे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी राजनीतिक वसीयतनामा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी बार पूछी भी गई है। लास्ट ईयर भी इससे संबंधित सवाल आया था, और यहाँ ये जो सवाल है ये 5 अंक का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये बार बार पूछा भी जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा क्या था। इससे 2 अंक का सवाल भी बनता है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि भारत के अंदर जो 1909 का भारत सुधार अधिनियम जो आया था, इस सुधार अधिनियम के संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले से इसमें जो सुधार की जो मांग थी, फिरोज शाह मेहता और उस समय जो बंबई के जो गवर्नर थे विलिंगटन, उन्होंने इनसे आग्रह किया था। इस उनके आग्रह के आधार पे गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना जो सुधार का जो मांग पत्र था ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो कहने का तात्पर्य कि 1909 का जो सुधार अधिनियम था, इसमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिए गए थे। और ये जो सुझाव उन्होंने दिए थे ये 1915 में ब्रिटिश सरकार को दिए थे, और 1915 में ही इनका देहांत हो जाता है, और इनके देहांत के बाद ये 1917 में इनका प्रकाशन होता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इनके जीवन के अंतिम समय की जब चर्चा करते हैं अपन, तो उनके जीवन काल के जो अंतिम मांग पत्र जो था, इसलिए इसको राजनीतिक वसीयतनामा के नाम से जाना जाता है। आपको यह ध्यान रखना है। 2 अंक का सवाल ये पूछा भी जाता है, तो आपको केवल और केवल इसमें 1909 का जो अधिनियम है यह ध्यान में रखना है कि 1909 के अधिनियम में जो कमियां थी उनमें सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को जो सुझाव दिए गए थे, और ये उनके अंतिम सुझाव थे, इसलिए इनको राजनीतिक वसीयतनामा के नाम से जाना जाता है। आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना है। और दूसरी चीज इसमें जो महत्वपूर्ण थी वो थी राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीति का आध्यात्मिकरण की जब चर्चा करते हैं तो राजनीति का जो संचालन है वो धर्म के आधार पे करने का जो अनुरोध था वो इनके द्वारा किया गया था। और इसमें इन्होंने जो सबसे ज्यादा जो बल दिया था वो था साध्य व साधन पर। यानी इनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर साध्य पवित्र है तो इस पवित्र साध्य तक पहुंचने के लिए साधन भी क्या है, पवित्र होना चाहिए। तो यहां कहने का तात्पर्य यह रहेगा कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पे इन्होंने बल दिया था। तो 2 अंक का सवाल यह भी पूछा जाता है राजनीतिक आध्यात्मिकरण क्या था। तो इसमें केवल और केवल आपको इतना ही लिखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीतिक आध्यात्मिकरण में राजनीति को धर्म के आधार पर संचालित करने का आग्रह किया, और उन्होंने इस चीज पे बल दिया कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। और आगे चल करके यही आधार जो था ये गांधी जी ने ग्रहण किया था। तो ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी, इसलिए मैंने आज दोबारा इसको बताने का प्रयास किया। आज अपन चर्चा करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत की शासन व्यवस्था जो थी, ब्रिटिश शासन व्यवस्था का जो प्रशासन का जो संचालन था, उसमें सुधार करने के लिए क्या क्या अपनी जो मांग थी वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी, और ब्रिटिश सरकार की कौन सी कार्य प्रणाली थी जो उनको सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो इनके संदर्भ में आज के जो विचार हैं वो अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इसमें राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार है भारत में जो सुधार है उससे संबंधित उनके जो सुझाव थे
वो क्या थे, ब्रिटिश शासन की जो व्यवस्था थी वो कहाँ तक वो पसंद करते थे। तो पहली चीज आती है ब्रिटिश उदारवाद में गहरी आस्था। ब्रिटिश उदारवाद में गहरी आस्था, यानी ब्रिटिश जो शासन की जो व्यवस्था थी उसका जो उदारवादी जो दृष्टिकोण था, उस उदारवादी दृष्टिकोण को गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उसका समर्थन करते थे और भारतीयों के हित में मानते थे कि ब्रिटिश शासन का जो उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो न्यायप्रियता है, वो काफी हद तक भारतीय लोगों को प्रभावित करती है और भारतीय लोग उसका अनुसरण करके अपने आप को और अच्छा बनाने का काम जो प्रयास है वो कर सकते हैं। तो पहला इनका जो प्रयास था राजनीतिक विचारों में, तो यहां इसका पहला प्रयास था ब्रिटिश उदारवाद में इनकी गहरी आस्था थी। दूसरी अपन चर्चा करते हैं तो अपन यहां देखेंगे कि यहां इनका जो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे विशेष बल दिया था, यानी शासन का जो शक्ति है शासन संचालन करने की, वो शासन की शक्ति एक केंद्र में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण पे बल दिया था। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल। अब देखिए, एक होता है केंद्रीकरण और दूसरा होता है विकेंद्रीकरण। आपको इन दोनों को समझना है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के लिए। और यहां जो ये चीजें आ रही हैं सत्ता के संदर्भ में, तो ये आता है शक्ति को लेकर के कि शासन संचालन करने की जो शक्ति है उसके दो रूप देखने को मिलते हैं, एक केंद्रीकरण और एक विकेंद्रीकरण। जब शासन की शक्ति का जो क्षेत्र है, उसका जो प्रभाव है, सबसे ज्यादा अपने को एक ही क्षेत्र विशेष पे, एक ही केंद्र विशेष पे दिखाई देता है, तो उसको केंद्रीकरण कहा जाता है। केंद्रीकरण अर्थात मान लीजिए ये किसी राज्य का प्रशासन है, इसमें ये सत्ता का एक ही केंद्र है और संपूर्ण देश का जो प्रशासन है इसी केंद्र के द्वारा संचालित होता है। तो यहां शक्ति जो है वो एक केंद्र में होने के कारण शक्ति का क्या हो गया है, केंद्रीकरण हो गया है। और यहां गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे बल देते हैं कि सत्ता जो है वो एक केंद्र के द्वारा संचालित नहीं हो, सत्ता के अनेक केंद्र होने चाहिए। अर्थात प्रशासनिक तौर पे देखे जाए तो स्थानीय स्वशासन की जो मांग थी, पंचायती राज की जो मांग थी, वो भी यहां उन्होंने प्रबल रूप से उठाने का प्रयास किया था कि ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को ज्यादा बल दिया जाए, जहां पे लोग अपने जो भी उनकी जो समस्याएं अपने क्षेत्र विशेष की, उन समस्याओं का निराकरण वो कर सकते हैं। ऐसी शक्ति उनके पास होनी चाहिए। और दूसरी ओर जो विधान परिषदें थी, उन विधान परिषदों का जो प्रतिनिधित्व का जो आकार, उनका जो दायरा है, उसको भी अब समय की मांग ये कहती है कि उनको भी बढ़ाया जाए। इसलिए वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे सर्वाधिक बल देते हैं। इसके अलावा राष्ट्र के या राष्ट्रीय एकता, सुदृढ़ राष्ट्रीय चरित्र, इसके भी वो समर्थक थे। सुदृढ़ राष्ट्रीय चरित्र व राष्ट्रीय, आप 2 पॉइंट भी बना सकते हैं इसके, मैं एक में ही लिख रहा हूं, सुदृढ़ राष्ट्रीय चरित्र व राष्ट्रीय एकता पर बल। अब देखिए, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र की जो उन्नति है वो किस चीज पे निर्भर करती है। तो यहां जो बात की जा रही है वो चरित्र की बात की जा रही है। और यहां गोपाल कृष्ण गोखले इसी चीज पे बल दे रहे हैं कि कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र जब उन्नति करता है तो उसकी उन्नति जो है उसमें निवास करने वाले लोगों के उच्च चरित्र पे निर्भर करती है। और यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले भी भारतीय लोगों का जो राष्ट्रीय जो चरित्र है उसको भी उच्च श्रेणी का मानते हैं कि अगर भारतीय लोगों का चरित्र उच्च श्रेणी का होगा, उसमें नैतिकता का पुट दिखाई देगा, उनके अंदर स्वाभिमान, राष्ट्र के लिए त्याग, बलिदान जैसी भावनाएं उनके अंदर होंगी, तो निश्चित तौर से राष्ट्र जो है वो उन्नति करेगा। और राष्ट्रीय एकता यानी कि भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का जो विभाजन की जो रेखा दिखाई दे रही थी बंगाल विभाजन के बाद से, तो उसको भी उन्होंने एक करने पे बल दिया था कि राष्ट्र की एकता के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों जो इकाइयां हैं उनका सहयोग
होना चाहिए, दोनों में आपसी सामंजस्य, प्रेम, भाईचारा जो है वो होना चाहिए। तो इसलिए वो राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय एकता के बल पर विशेष बल देते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की जो मांग थी उस पे बल देते हैं। यानी उनकी जो स्वशासन की जो मांग थी, ये मांग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थी। यानी कि वो अलग से भारत के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग नहीं करते हैं। उनका मानना था कि भारतीयों के पास अभी भी शासन का संचालन करने के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश जो प्रशासन है उसके अंदर वो स्वशासन की मांग करते थे, ताकि उनके सानिध्य में रह करके भारतीय लोग राष्ट्रीय जो राजनीतिक जो चरित्र है, शासन संचालन करने की जो कलाएं हैं वो लोग सीख सकते हैं। इसलिए वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की मांग पे बल देते हैं, जिसको अपन डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य की जो अवधारणाएं अपन देखते हैं वो चीजें यहां आती हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश शासन का जो प्रभुत्व है वो ऊपरी स्तर पे बना रहे, और इसके अलावा जो स्थानीय स्वशासन की जो चर्चा की जा रही है, इसके प्रशासन की जिम्मेदारी भारतीय लोगों को दी जाए, ताकि वो छोटे स्तर पे शासन संचालन कर करके और बड़े जो निर्णय हैं वो ब्रिटिश शासन के द्वारा लिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो उनसे अपना अनुभव साझा करेंगे, और निश्चित तौर से भारतीय जो प्रशासनिक कार्य करने वाले जो लोग रहेंगे उनके अंदर राजनीतिक चरित्र का निर्माण होगा। तो वो इस चीज पे विशेष बल देते हैं। इसके अलावा वो पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थन करते हैं। पाश्चात्य शिक्षा जो थी उसका भी समर्थन करते हैं। इसके समर्थन के लिए भी तात्पर्य यह है कि भारतीय लोग जो पाश्चात्य साहित्य को, पाश्चात्य दर्शन को जब करीब से समझेंगे, करीब से देखेंगे, उसको जब आत्मसात करेंगे, तो उनके अंदर भी नए राष्ट्र निर्माण के लिए एक नई भावना का संचार उनके अंदर होगा। इसलिए भारतीयों के लिए पाश्चात्य शिक्षा है वो भी आवश्यक है, एक वरदान के रूप में है। अर्थात एक के माध्यम से वो अपने चरित्र को भी उच्च बना सकते हैं। साथ साथ में जब वो अंग्रेजी साहित्य के करीब आएंगे, अंग्रेजी दर्शन के करीब आएंगे, तो उनके अंदर जो भी उतार चढ़ाव आए थे उनसे उनको एक नई प्रेरणा मिलेगी, और नई प्रेरणा के आधार पे वो अपने ज्ञान को अपने राष्ट्र के विकास में उस चीज का जो प्रयोग है उसको साझा करेंगे। इसलिए वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संवैधानिक साधनों पर गहरी आस्था। संवैधानिक साधनों पर गहरी आस्था, यह अपन ने कल भी मैंने चर्चा की थी। कल वाले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक साधनों में गहरी आस्था, यानी कि भारत के लिए जो भी आंदोलन, जो भी मूवमेंट जो हो रहे थे उनके लिए वो किस प्रकार के साधनों पर विशेष बल देते हैं। संवैधानिक साधनों की पवित्रता, अर्थात जब आप पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उस पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए आपके साधन भी पवित्र होने चाहिए। और यहाँ पवित्र साधनों का जो तात्पर्य है वो संवैधानिक साधनों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है, अर्थात ऐसे साधन जिनको संविधान के द्वारा या नैतिकता के आधार पे समाज की स्वीकृति मिलती है, तो ऐसे साधनों के प्रयोग पर वो विशेष बल देते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि वो स्वदेशी आंदोलन का भी समर्थन करते हैं। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, लेकिन साथ में वो बहिष्कार का विरोध करते हैं। बहिष्कार का विरोध करते हैं। अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन का जब उन्होंने समर्थन किया
बंगाल विभाजन के बाद जब अपन देखते हैं तो स्वदेशी आंदोलन का जब आगाज होता है तो यहाँ विदेशी जो सामान था उसका बहिष्कार किया गया, अर्थात उनको जलाया गया था। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले इस चीज के विरोध में थे कि बहिष्कार नहीं होना चाहिए। ये जो चीजें हैं वो नकारात्मक प्रभाव जो है वो समाज पे, लोगों पे डालती हैं। उनका कहना था कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया जाए, क्योंकि इनके माध्यम से अपने जो कुटीर उद्योग हैं वो धीरे धीरे जब समाप्ति की ओर जा रहे हैं, उनको पुनर्बल मिलेगा और उनको वापिस अपने मूल रूप में खड़ा करने के लिए इस चीज को बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन साथ में वो बहिष्कार की जो नीति थी, जो उग्र विचारधारा के जो समर्थक थे, अपन ने राष्ट्रीय कांग्रेस को जब अपन पढ़ते हैं तो अपन उसमें देखते हैं कि उनमें दो विचारधारा का पुट अपने को दिखाई देता है। 1885 से लेकर के 1905 तक का जो काल था, उस काल में अपने को उदारवादी विचारधारा का प्रभाव जो था वो राष्ट्रीय कांग्रेस पे दिखाई देता है। और 1905 से लेकर के 1915-16 तक की जब घटना का अपन अध्ययन करते हैं तो उस समय अपन ये पाते हैं कि उस समय के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उस पर उग्रवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल ऐसे नाम जो आते हैं वो उग्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ वो स्वदेशी आंदोलन का तो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इनसे कुटीर उद्योग जो समाप्ति की ओर हैं उनको एक नया पुनर्बलन मिलेगा और नए तरीके से उनको स्थापित करने के लिए लोगों में एक नई प्रेरणा मिलेगी और अपनी जो स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन साथ साथ में बहिष्कार की नीति का वो विरोध करते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के विकास में एक नकारात्मक जो प्रभाव है वो छोड़ती है। तो इस प्रकार उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन और बहिष्कार की नीति जो थी उसका विरोध किया था। इसके अलावा प्रजातांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था। अब प्रजातांत्रिक मूल्य आपने पढ़े होंगे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और साथ में मानव जो मूल्य है मानव के, मानवतावाद की अपन चर्चा करते हैं तो उस चीज का वो समर्थन करते हैं। मानवतावाद व प्रजातांत्रिक मूल्यों का समर्थन। प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंदर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीन प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उनमें उनकी गहरी आस्था थी। उन मूल्यों का उन्होंने समर्थन किया था। मानवतावाद की जब चर्चा करते हैं, मानव के जो मूल्य हैं, आपने देखा होगा अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति, सुना भी होगा या आपने जो अध्ययन किया है उसमें आया भी होगा कहीं पे। रंग भेद की जो नीति थी अफ्रीका में, गोपाल कृष्ण गोखले ने अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद की जो नीति चल रही थी उसका विरोध किया था। अर्थात इस नीति के माध्यम से व्यक्ति के जो मानवीय जो मूल्य हैं उनको गहरा आघात लग रहा था। मनुष्य होने के नाते सभी को जीवन जीने के लिए जो अधिकार हैं वो सभी को मिलने चाहिए, इस चीज का उन्होंने समर्थन किया था। इसलिए वो मानवतावाद अर्थात मानवीय जो मूल्य हैं उनके प्रबल समर्थक हैं। मानव के विकास के लिए इन मूल्यों का हनन नहीं होना चाहिए, इनको सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा निरंतर संरक्षण जो है वो मिलता रहना चाहिए। और साथ में प्रजातांत्रिक मूल्य जो थे, समानता की बात करते थे, स्वतंत्रता की बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे, उस चीज पर भी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो विशेष बल देते हैं। तो यहाँ आज के इस क्लास के माध्यम से जो अपन देख रहे हैं राजनीतिक विचार जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के, तो राजनीतिक विचारों को मैंने जो बोर्ड पे आपके सामने जो लिखे हैं उनको मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित तौर से आप में जहाँ कहीं कठिनाई है वो चीज़ आप अपनी नोटबुक में अलग से लिखें, और जब भी आपको समय मिले आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से कॉलेज के अंदर जब भी आपको समय मिले आकर के आप मेरे से पूछ सकते हैं।